नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक को आगे जारी रखते हुए आज का जो टॉपिक लिया गया है उसमें बंगाल के नवाब, ठीक है। और बंगाल के नवाब में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं, जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में, अलवर्दी खां के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में, पटना हत्याकांड के बारे में। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिसको उसी तरीके से आपके सामने बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस में डिटेल्स बताए जाएंगे और सारे माइन्यूट डिटेल्स आपके सामने रखे जाएंगे। तो आज का वीडियो ध्यान से देखें और पेन कॉपी लेकर देखें ताकि इसे नोट डाउन कर सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है बंगाल के नवाब से, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है कि बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से खोली गई थी? बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से खोली गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां, दूसरा शाह शुजा, तीसरा फर्रुख सियर और चौथा है जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है शाह शुजा, ठीक है। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। एक्चुअली पहले जो था वो बंगाल बहुत बड़ा था, ठीक है, जिस समय बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा सभी शामिल थे। अब की बात है जब उस समय अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, सभी अपनी व्यापारिक कोठियां यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि बंगाल भारतीय प्रांत में जो सबसे समृद्ध था, बंगाल में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1651 में 1651 एडी में ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी, जो जिसकी अनुमति किसने दी थी? शाह शुजा ने, ठीक है। शाह शुजा के बारे में बताया जाता है कि एक डॉक्टर थे जिनका नाम था बॉटन, ठीक है। डॉक्टर का नाम था बॉटन उस डॉक्टर का नाम था बॉटन ने क्या किया कि जब शाह शुजा का इलाज किया, उसकी चिकित्सा की, ठीक है, तो उन्होंने शाह शुजा ने किया क्या कि अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। ऐसा है दोस्तों कि आपने इससे संबंधित एक और भी कहानी सुन रखा होगा जो कि फर्रुख सियर से संबंधित है, लेकिन ऐसी घटना इसके शाह शुजा के साथ भी घटी थी। यदि आप उसे देखेंगे फर्रुख सियर के बारे में तो कहते हैं कि जो 1717 की वो घटना है जब मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने 3000 रुपए में, ठीक है, ये शाह शुजा भी 3000 रुपए में और फर्रुख सियर ने भी 3000 रुपए में क्या किया था कि वार्षिक कर लिया और अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी थी, ठीक है। और एक और घटना याद रखिएगा कि 1698 में अजीमुल शाह जो थे, उन्होंने क्या किया था कि इस कंपनी को सुल्तानाती, कालीकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी, ठीक है। और इन्हीं तीनों को मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया था? कलकत्ता की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि इसके बाद जो नवाब बने थे मुर्शीद कुली खां बने थे, ठीक है। तो अभी शाह शुजा ने नहीं इनको अनुमति दिया और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है तकावी ऋण बंगाल में किस नवाब ने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है इसका मुर्शीद कुली खां, दूसरा शुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज और चौथा अलवर्दी खां, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है मुर्शीद कुली खां, जो कि शाह शुजा के बाद बंगाल के नवाब बने थे, ठीक है। ये वास्तव में इनका जो टेन्योर था वह 1717 से लेकर 1727 तक था। यानी ये कब थे? तो शुरुआत इनकी जब हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख सियर था। तो आप कह सकते हैं कि मुगल बादशाह या मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने ही 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा की भी सूबेदारी दे दी थी।
याद रखिएगा, कहते हैं कि अंग्रेजों को विशेष रियायत प्रदान करने के संदर्भ में मुर्शिद कुली खां और अजीमुशान का नाम याद रखिए कि औरंगजेब की ये पोता थे, ठीक है, में मतभेद हो गया था, इन दोनों में मतभेद हो गया था। इस कारण मुर्शिद ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर चले गए थे, स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। मुर्शिदाबाद में यद्यपि ये स्वतंत्र शासक थे, हमको जान पता है कि मुर्शिद स्वतंत्र शासक थे, लेकिन ये करते क्या था कि मुगल बादशाह को नियमित रूप से टैक्स भेजा करते थे, राजस्व भेजा करते थे, ठीक है। कहते हैं कि मुर्शिद कुली खां के काल में प्रजा सुखी और बहुत समृद्ध थी, ठीक है, और मुर्शिद कुली खां ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाने के लिए समस्त जागीरों को अधिग्रहण करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है, तथा इजारेदारी प्रथा भी इस्तेमाल की थी। खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया था और इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी, और कहते हैं कि उसने ही कृषकों को तकावी ऋण भी प्रदान किया था। अब ये तकावी ऋण था क्या, तो खेती करने के लिए जो एडवांस डेट दिया जाता है, अग्रिम कर्ज दिया जाता है, इसको तकावी ऋण कहते हैं, और इसकी शुरुआत किसने की थी, मुर्शिद कुली खां ने की थी, ठीक है। चलिए, इससे कहते हैं कि मुर्शिद कुली खां की इन आदतों से कि किसान बहुत खुश रहे, या कृषकों के लिए बहुत सारी जो नीतियां अपनाई थी, इससे जमींदार बहुत नाखुश थे। इसी कारण इनके समय में 3 जमींदारों ने विद्रोह किया था। पहला विद्रोह सीताराम ने किया था, दूसरा उदयनारायण ने किया था। तो पहला विद्रोह जो था सीताराम और उदयनारायण दोनों ने मिलकर किया था, और दूसरा सुजात खां किए थे, और तीसरा नजात खां के नेतृत्व में किया गया था। तो 3 विद्रोह हुए थे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है, कहता है गिरिया युद्ध किसके मध्य हुआ था। ये गिरिया युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो इसका पहला ऑप्शन है सुजाउद्दीन, दूसरा और सरफराज खान, दूसरा ऑप्शन है सरफराज और अलवर्दी खान, तीसरा सिराजुद्दौला और रोजा ड्रेक, और चौथा ऑप्शन है हाजी अहमद और जगत सेठ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सरफराज और अलवर्दी खान। इन्हीं दोनों के बीच जो है वो क्या कहते हैं, तीसरा गिरिया का युद्ध के मध्य हुआ था, इन्हीं के बीच में। अब ये समझ लीजिए, कहते हैं क्या कि जो मुर्शिद कुली खां था का उसका जो दामाद था उसका नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है। मुर्शिद के समय में उड़ीसा का यह उप गवर्नर था, सब गवर्नर था, और जब मुर्शिद मर जाते हैं तो 1727 ईस्वी में सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बन गया। 1733 ईस्वी में बिहार भी इसके अधीन हो गया। इसने बिहार का एक पोस्ट होता है जिसका नाम है नायब सूबेदारी, मतलब कि टैक्स कलेक्शन के लिए किस पोस्ट बनाया जाता है। तो बिहार का जो नायब सूबेदार था वो अलवर्दी खां को बनाया, ठीक है। और 2-3 नाम याद रखेंगे कि जगत सेठ, आलमचंद, हाजी अहमद खां इनके सहायकों में से थे, ठीक है, अलवर्दी खां के। तो सुजाउद्दीन के पुत्र का नाम था सरफराज, जो 1739 में अपने पिता के मृत्यु के उपरांत बंगाल का नवाब बना। इसके बारे में बताया जाता है कि आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी, किंतु यह एक नालायक या अयोग्य कह सकते हैं और विलासी शासक था, लग्जूरियस लाइफ जीता था। इसी कारण इसके बिहार प्रांत के जो नायब सूबेदार थे जिनका नाम था अलवर्दी खां, और उनके सहायकों का नाम था जो हाजी अहमद और जगत सिंह, उनकी मदद से उसने विद्रोह कर दिया। जो विद्रोह किया तो 10 मार्च 1740 को, 10 मार्च 1740, ठीक है, मतलब 10 मार्च 1740 को सरफराज और अलवर्दी खां के बीच गिरिया का युद्ध बना, जिसमें सरफराज खां की हार हुई और अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, और अगर छेड़ा जाए तो वे काट काट के मार डालेंगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, अलवर्दी खां, और अंतिम ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां इसका सही आंसर है। देखिए अलवर्दी खां जो थे
वो वास्तव में उनके बारे में आप जान लीजिए कि 1740 से लेकर 56 तक, 1740 से लेकर 56 तक ये क्या थे, बंगाल के नवाब थे और ये अंग्रेजों से दूर रहा करते थे। इनको एक उपाधि मिली थी मिर्जा मोहम्मद खां। ठीक है, जब ये मतलब उनको हराने के बाद, इसको शुजाउद्दीन को हराने के बाद जब इनको सूबेदारी मिली और बंगाल और बिहार और उड़ीसा के तीनों को मिलाकर ये नवाब बन गए, तो उसी समय इन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को कुछ घूस गिफ्ट वगैरह दिया और दे के उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्टेंस लेटर यानी स्वीकृति पत्र उनसे ले लिया था। 1740 से लेकर 51 तक अलवर्दी खां प्रायः जो है मराठों से लड़ा करता था, हमेशा आक्रमण हुआ करता था मराठों का। तो इस कारण से किया क्या इसने 1751 में 1751 में रघुजी भोसले, जो रघुजी भोसले थे वो मराठों के आक्रमणकारियों में से एक शासक थे, उनसे इसने संधि कर ली और संधि में कहा क्या कि आपको 12 लाख रुपया वार्षिक टैक्स दिया जाएगा और उड़ीसा का सूबा मराठों को दे दिया। अलवर्दी खां के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत साहसी था और एक अच्छा पॉलिटिशियन था, उसे कूटनीति आती थी। अपने समय में उसने यूरोपियन की जातियों को ना तो अपने सूबे में संघर्ष करने दिया और ना ही अपने सूबे यानी एरिया में कोई इसी प्रकार का हस्तक्षेप किया। ठीक है, और कभी भी अंग्रेजों को फैक्ट्रियों की कभी भी किलाबंदी करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वो अंग्रेजों से दूर रहते थे और वो अलवर्दी खां यूरोपियों की तुलना हमेशा मधुमक्खी से करते थे। ठीक है, यूरोपियन जितने भी उनको मधुमक्खी कहते थे, इसीलिए मधुमक्खियों के कंसिडरेशन की वजह से, मधुमक्खी समझने की वजह से उन्होंने कहा कि यदि यूरोपियन को ना काटा जाए तो वो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट के मार देगी। 1756 में इनकी मौत हो गई थी अलवर्दी खां। चलिए अगला प्रश्न, काल कोठरी की घटना की चर्चा किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर्स में की है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है मिंचन, दूसरा वाटसन, तीसरा वेंसीटार्ट, चौथा हॉलवे। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हॉलवे। हॉलवे एक ऐसे राइटर थे जिनने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अलाइव द वंडर्स। ठीक है, जिसमें काल कोठरी की घटना की चर्चा की गई है। ये बात याद रखेंगे कि काल कोठरी की घटना का जो संबंध है वो सिराजुद्दौला के समय की बात है। ठीक है, कि सिराजुद्दौला के समय में, इसको इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। भारतीय इतिहासकार इसकी मान्यता नहीं देते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों की खुद की उपज थी, जबकि अंग्रेज इतिहासकार इसकी मान्यता देते हैं। थोड़ी बहुत बात सिराजुद्दौला के बारे में जान लेंगे। कहते हैं कि अलवर्दी खां को कोई भी बेटा नहीं था, तो उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उन्हीं के बेटे का नाम था सिराजुद्दौला, अर्थात वो नाती हुआ। तो 23 वर्ष की अवस्था में उनके मरने के बाद उनको बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, कहते हैं कि नवाब बनने के समय इनका बहुत विरोध हुआ था। पूर्णिया के नवाब जो शौकतगंज थे, जो सिराज की पूर्णिया वाली मौसी के लड़के थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। उन्होंने अपनी नवाबी का दावा भी किया था। कहते हैं कि उसका समर्थन कुछ लोगों ने किया भी था, जो कि जैसे कुछ हिंदू राजा बल्लभ थे या घसीटी बेगम थी जो सिराज की दूसरी मौसी थी, उन लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया था, उनको हटा दिया जाए। ठीक है, अंग्रेजों ने इसी स्थिति का लाभ उठाया। जब इनमें आंतरिक कलह हो गया, अलवर्दी खां के समय तो कोई आंतरिक कलह नहीं था, जब इनमें आंतरिक कलह हो गया तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और उन्हें क्या किया, इन तीनों शत्रुओं को, घसीटी बेगम, शौकतगंज, अंग्रेजों क्या कहते हैं, अंग्रेज तीनों ने मिल गए एक दूसरे से और जाकर सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने लगे। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया, बड़ी कुशलता से उनका सामना किया और तीनों को हरा दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों से संघर्ष हुए तो उसके कुछ कारण है, उसको याद रखिए। एक तो सिराजुद्दौला का नाना अलवर्दी खां जो था, उसके समक्ष अंग्रेजों के विरुद्ध कोई द्वेष की भावना प्रकट नहीं किया था। कहते हैं कि यही नहीं कि अपनी मृत्यु के समय उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि देश के अंदर यूरोपीय जाति की शक्तियों को दृष्टि रखना और तीनों यूरोपियंस को एक साथ दबाने की कोशिश मत करना। अंग्रेजों की शक्ति अगर बढ़ गई तो वो दिक्कत और परेशानी का कारण हो सकते हैं। तो बहुत से कारणों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कारण इसमें याद रखिएगा कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 में
और जो गोल्डन ऑर्डर दिया था और जो सुनहरा फरमान था, जिसके आधार पे वो बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की मिली थी उनको, उन्होंने उस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो करते क्या थे कि जो भी भारतीय व्यापारी थे उनको अपना फ्री पास दे देते थे और कहते थे कि जाके चुंगी के बिना व्यापार किया करो। इससे क्या होगा कि उनको स्टेट में नुकसान होने लगा था बहुत ज्यादा। ये बहुत से ऐसे कारण बने जिसके कारण क्या कहते हैं कि उनको नाराजगी होने लगी सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि ये लोग जब अंग्रेज के लोग सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना ही अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने दुर्ग का निर्माण कर रहे थे और ये समाचार उसको सिराजुद्दौला को मिला तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस समय आदेश दिया कि फ्रांसीसियों को यहाँ से हटा दिया जाए और अंग्रेजों को। ठीक है, तो फ्रांसीसी ने तो उसके आदेश का पालन किया परंतु अंग्रेजों ने उसके आदेश का पालन नहीं किया और अपने काम करते रहे। ठीक है, इसका कारण यह था कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। उसने फोर्ट विलियम के गवर्नर थे ड्रेक, उन्होंने क्या किया, उसके ऑर्डर का पालन नहीं किया और उस समय युद्ध हुआ। उस युद्ध से मतलब फिर सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कब आक्रमण किया? 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया उसने। ठीक है, अंग्रेज भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिए और वहां से भागे। ठीक है, फिर सिराजुद्दौला कहते हैं कि 16 जून 1756 को उसने कोलकाता पे आक्रमण किया और उसकी विशाल सेना को देखकर जो गवर्नर ड्रेक थे और उनके सेनापति मिंचन थे, ये सब नाम आपके सामने रहे, मिंचन। ठीक है, और गवर्नर जो ड्रेक थे वो वहां से भागे और कहते हैं फुल्टा टापू पे जाके रहने लगे, छिप गए, शरण ले गए। हॉलवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाबों की सेना का सामना किया किंतु वे पराजित हो गए और 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया और उसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रखेंगे, उस समय उसने कलकत्ता का नाम यहाँ पर चेंज हो गया और नाम पड़ गया यहाँ पर अलीनगर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो नाम आता है अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि अगर पूछा ये कहाँ हुआ था तो अलीनगर की संधि कोलकाता में हुई थी क्योंकि सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदल दिया था और इसी जगह पर कालकोठरी की दुर्घटना घटी। ठीक है, माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं कि माना गया हुआ था जब सिराजुद्दौला अक्टूबर 1756 में पूर्णिया के नवाब शौकतगंज को मनिहारी के युद्ध में हराया और मार डाला। उसके बाद घसीटी बेगम जो उसके विरुद्ध में थी उसको अपने महल ले आया। ठीक है, तो कहते हैं कि कालकोठरी की दुर्घटना का विवरण मिस्टर हॉल ने किया। उस बुक का नाम जो आपके सामने लिखा हुआ है अ लाइफ द वंडर। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी जो है एक अंधेरे कोठरी में रखी गई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, और जून की गर्मी के कारण 21 जून 1756 की सुबह में 123 व्यक्तियों का दम घुटने से मौत हो गई थी जिनमें केवल 23 लोग बचे थे। ठीक है, तो उसके बाद ये घटना आपको क्लियर हो गया कि क्या घटना थी और सिराजुद्दौला के बारे में भी आप कंफर्म हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के संदर्भ में किस घटना को प्रथम क्रांति कही जाती है? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, प्राय इसका लोग कंफ्यूजन में आंसर जरूर देंगे। आप लोग भी सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, दूसरा अलीनगर की संधि, तीसरा मीर जाफर का नवाब बनाया जाना और चौथा मीर जाफर का नवाब का पद त्याग देना। ध्यान दीजिए कि इसमें जो प्राय लोग जो सोचते हैं इसका आंसर की प्लासी का युद्ध, लेकिन वास्तव में इसका आंसर है मीर जाफर का नवाब बनाया जाना बंगाल के संदर्भ में प्रथम क्रांति कही जाती है। यदि आप ध्यान देंगे तो ये तो प्रथम क्रांति हो गई और इसका हटना, मीर जाफर के नवाब के पद से हटना दूसरी क्रांति कहलाती है। दूसरी क्रांति, इन दोनों बातों को समझ लीजिए। ठीक है, मीर जाफर का जब नवाब बनाया गया तो पहली क्रांति मानी गई और जब हटाया गया तो उसे दूसरी क्रांति मानी गई। ठीक है ना। मीर जाफर वास्तव में कब बना था? तो 1757 में बना था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया था, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यह नवाब बना था। ठीक है, और उसमें शासन करने की क्षमता तो मानते थे कि नहीं थी, लेकिन उसने धोखा दिया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में जब डिटेल करूंगा तब समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब यह शासक बना तो अंग्रेजों की
शासन जो है वो बदल गए, मतलब बंगाल पर आ गई इनडायरेक्टली। ठीक है, अब बंगाल में रूल करने लगे। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये युद्ध वास्तव में छल कपट से ही लड़ा गया था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों की शक्ति को बढ़ा दिया था। ठीक है, कहते हैं कि अंग्रेजों ने उसे निरंतर धन वसूला करते थे। किससे? मीर जाफर से, जिससे इसका खजाना खाली हो गया। और इसकी आपूर्ति के लिए उसने अपने शक्तिशाली हिंदू गवर्नर को, जिसे बिहार के राम नारायण, उड़ीसा के राजा राम और पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाना चाहा, सोचा कि उनको हटा दिया जाए। परंतु क्लाइव और वॉटसन जो थे ना, वो बीच में पड़ गए। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्लाइव या वॉटसन यानी अंग्रेज उनकी आंतरिक बातों में कितना हस्तक्षेप कर सकते थे या करते थे, या दूसरी बात आप कह सकते हैं कि वो अपने आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, तो जब वह, और इस कारण आप कह सकते हैं कि यह अंग्रेजों का जो वर्चस्व बंगाल में बढ़ा, तो इसे प्रथम क्रांति मानी गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को किस नदी के तट पर हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है हुगली, दूसरा दामोदर, तीसरा भागीरथी और चौथा है तीस्ता नदी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है भागीरथी। दोस्तों, अगर आप गंगा के बारे में समझेंगे तो मान लीजिए कि उत्तराखंड है जहाँ से गंगा निकली है, और उत्तराखंड से यूपी से होते हुए बिहार से वेस्ट बंगाल, और बिहार से पहले झारखंड जाती है, फिर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से जाके वहां मिल जाती है, क्या कहते हैं आपको, बांग्लादेश में। तो जब गंगा निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है, और जब गंगा भारत को छोड़ती है तब भी इसका नाम भागीरथी होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कि प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, और गंगा ना जो भागीरथी है वह उत्तराखंड में। लेकिन वास्तविकता यह है कि गंगा जहाँ से शुरुआत होती है उसका नाम भी भागीरथी है, और जब यह फरक्का डैम के पास 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, 2 धाराओं में, एक धारा नीचे आती है, इसको हुगली कहते हैं, और जो दूसरी धारा आगे बढ़ती है बांग्लादेश की तरफ, उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, जो वहां जाकर बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, अगर आप जिला का नाम जानना चाहते हैं तो बंगाल का वो नदिया जिला था, नदिया जिला, जहां पर यह युद्ध हुआ था, नदिया जिला में। ठीक है, तो ये याद रखिए, 2-3-4 बातें इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, और कब हुआ था? तो 23 जून को, ये आपके सामने डेट लिखा हुआ है, 23 जून 1757 को हुआ था, और क्या कहते हैं, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। इंपॉर्टेंट बात एक और नोट कर लेंगे कि यह किसके साथ हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, कहते हैं कि जब सिराजुद्दौला, अंग्रेजों ने, खासकर क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर साजिश करना शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने उसके पहले ही 2-3 लोगों को, जो कि इनके पार्ट के थे, जैसे 2 चीफ कमांडर थे जिनका नाम था राय दुर्लभ, ठीक है, एक का नाम था मीर जाफर, ठीक है, उनको अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है, तो राय दुर्लभ हो गए, मीर जाफर हो गए, ये सब के सब उनसे किससे मिल गए थे? अंग्रेजों से मिल गए। तो प्लासी के युद्ध में जब ये बहुत बड़ी सेना, लगभग कहते हैं कि 50,000 सैनिक लेकर वो 32 किलोमीटर, ये मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर है नदिया जिला, वहां पर पहुंचे, तो 23 जून 1757 को दोनों के बीच लड़ाई हुई। ठीक है, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के पास मात्र 3,000 सैनिक थी। ठीक है, लेकिन चूंकि इन्होंने क्या किया था, राय दुर्लभ और मीर जाफर जो ये लोग थे, ये अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, इस कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। और इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन याद रखना है कि मीर जाफर वहां, सिराजुद्दौला वहां से भागा तो मीर जाफर का पुत्र जो था वो मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी। तो क्लियर हो गया प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध इसीलिए कहा जाता है ये धोखा का युद्ध है। ठीक है, तो अंग्रेजों, जब भी पूछा जाए कि अंग्रेजों के लिए कौन सा पहला युद्ध था जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था, तो वो प्लासी का युद्ध। लेकिन कब उनको वास्तविक शक्ति मिली, तो वो था बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये इसका टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न।
8वां प्रश्न कहता है कि पटना हत्याकांड बंगाल के किस नवाब से संबंधित था। जो ऑप्शन है आपका मीर जाफर, पहला मीर कासिम, तीसरा सिराजुद्दौला और जो चौथा था वो सैफुद्दौला था। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर जानने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसका ऐसे आंसर तो पहले जान लीजिए कि मीर कासिम था। ठीक है, लेकिन मीर कासिम से संबंधित कुछ बातों को जान लीजिए। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक, इतने तक ये बंगाल का नवाब था, 63 तक। ठीक है, और कहते हैं कि जब मीर कासिम एक कुशल व्यक्ति था, मतलब इसको पता था कैसे शासन किया जाता है। ठीक है, तो जब ये मीर कासिम नवाब बना, मतलब जब मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया, कब हटाया गया? जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से चला गया। ठीक है, 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव जो था इंग्लैंड चला गया, उसकी जगह पर गवर्नर हॉलवेल यहाँ पर आए। ठीक है, और उन्होंने ही मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया था। ठीक है, और जब वेंसीटार्ट आते हैं तो उन्होंने भी हॉलवेल की बात मानी और मीर कासिम के साथ समझौता करके उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। तो समझौता में हुआ क्या था कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिला अंग्रेजों को अस्थायी रूप से दे दिया, और बदले में अंग्रेजों ने कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर मीर कासिम को सैनिक सहायता देंगे और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने कहा था कि मीर जाफर के समय आंतरिक मामलों में बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था। ठीक है, तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए कि अलवर्दी खां के बाद मीर कासिम ही सबसे योग्य शासक था। ठीक है, सिराजुद्दौला से भी योग्य शासक यही था। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और सेना को पुनर्गठित किया और सैनिक प्रशिक्षण पर इसने बहुत ध्यान दिया। खासकर सैनिक प्रशिक्षण के लिए इसने यूरोपीय अधिकारी को नियुक्त किया। बताया जाता है कि एक आर्मियन अधिकारी थे गुरगिन खां, ठीक है, और एक मुस्लिम अधिकारी थे मोहम्मद तकी खां। इनको इसने अपॉइंट किया था उन्हें ट्रेन करने के लिए, अपने आर्मी को जो तैयार किया था। मीर कासिम का नाम बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों तथा तोड़कदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की थी। बंदूक का कारखाना खोला था जो तोड़ कर लगाते हैं राइफल टाइप का, तो उसको बनाने के और तोप के बनाने के लिए उसने कारखाना खोला था। वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था समरू, वो एक जर्मन थे। ठीक है, जो समरू थे वो एक जर्मन थे। ठीक है, उनको इसने क्या किया था, अपॉइंट किया था जर्मन अपना सेनापति। ठीक है, वो समरू यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया था, वास्तव में उसका नाम था वाल्टर रीनहार्ड, वाल्टर रीनहार्ड। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मीर कासिम कितना इंपॉर्टेंट इन सब कार्यों में था। ठीक है, लेकिन जब इस तरह से मीर कासिम जब कार्य करने लगा तो बंगाल और बिहार के जो भी जमींदार थे उनकी टेंशन होने लगा। वो जितने भी उपद्रवी जमींदार थे उनका दमन करने लगा और अपनी राजस्व प्रणाली को सुधारने लगा। तो स्वाभाविक था कि अंग्रेज टेंशन में आएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे से उनके विरोध होने लगा, किससे? नवाब मीर कासिम से और अंग्रेजों के बीच में। इसमें 3-4 युद्ध का नाम याद रखिएगा। एक कटवा का युद्ध जो 9 जुलाई 1763 का हुआ था। कटवा का युद्ध 9 जुलाई 1763 ईस्वी को हुआ था मीर कासिम अंग्रेज के बीच में। फिर एक गिरिया का युद्ध हुआ था। गिरिया का युद्ध 5 सितंबर 1763 को हुआ था। एक उदय नाला का युद्ध हुआ था 1763 में हुआ था, और एक बक्सर का युद्ध हुआ था जो आप बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो मीर जाफर ने जब देखा कि ये अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, राजधानी बदल दी। राजधानी कहाँ से उठा दिया? मुर्शिदाबाद से उठाकर ये मुंगेर लेके चला गया। ठीक है, और व्यापारिक मतभेद का एक इंपॉर्टेंट कारण आप याद रखिएगा कि मुगल सम्राट ने 1717 में फरमान जुदारी दिया था। इसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। तो करते क्या अंग्रेज लोग? भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेके इस सुविधा को आधार से व्यापार करवाते थे। ठीक है, इससे राजस्व का हानि होता था। ठीक है, कहते हैं कि इसने कलकत्ता काउंसिल में इसकी अपील की थी। उस समय काउंसिल था कलकत्ता में, लेकिन अंग्रेजों के लिए अगेंस्ट अंग्रेजों से ही अंग्रेज के अगेंस्ट जब अपील किया जाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। ठीक है, तो अंततः मीर कासिम ने कठोर कार्रवाई की और मार्च 1763 ईस्वी में 2 वर्षों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आप याद रखिए। अब पटना की हत्याकांड का मेन मुद्दा बताएं। बक्सर के युद्ध के पहले पटना के अंग्रेज एजेंट थे, उनका नाम था एलिस। उनको कलकत्ता काउंसिल ने नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। एलिस ने आसानी से पटना पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यह घटना कब की है? 24 जून 1763 ईस्वी को।
मीर कासिम को जब ये घटना पता चला तो उसने पटना पर आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार कर लिया। अनेक अंग्रेजी शूरवीर मारे गए। दूसरी तरफ जो मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ी। मीर कासिम फिर मुंगेर चला गया और मार्ग में अनेक स्थानों पर कटवा, गिरिया और जगहों पर सेना अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि उदय नाला के पास हुए, जिसमें मीर कासिम पूरी तरह से हार गया था, वहां से वो मुंगेर होते हुए पटना है। जब उदय नाला के पास युद्ध हुआ तो हार गया। अभी जो उदय नाला के युद्ध की बात की थी ना मैंने, 1763 में हुई थी, ठीक है, तो वो हार गया। तो उस समय मीर कासिम को बहुत गुस्सा आया, वो पटना पहुंचा और जो उसी गुस्से में पटना में गिरफ्तार लगभग 148 कैदियों को, जिसमें एक एलिस भी था, हत्या करवा दी और इसी को पटना का हत्याकांड कहते हैं। क्लियर है? पटना का हत्याकांड तो किससे संबंधित है? मीर कासिम से। अगला प्रश्न, जो 9वां प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन है मुबारक उद्दौला, दूसरा सैफ उद्दौला, तीसरा नजम उद्दौला, चौथा मोहम्मद रजा खान। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसका नाम था मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आप इसको ऐसे कैरी ऑन करेंगे कि पहले कौन कौन था। 1765 में मीर जाफर का पुत्र था, उसका नाम था निजामुद्दौला। ठीक है, इसको वेंसीटार्ट ने नवाब बनाया। ठीक है, लेकिन उसको कठपुतली की तरह रखता था क्योंकि उसको शासन करने आता है। ठीक है, तो कठपुतली अल्पवयस्क नवाब ने मोहम्मद रजा खान को अपना नायाब बना दिया था। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कठपुतली थे और वो अल्पवयस्क भी थे, इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि कठपुतली अल्पवयस्क नवाब ने मोहम्मद रजा खान को अपना नवाब बना लिया। और कुछ समय बाद 50 लाख की वार्षिक पेंशन पे नवाब को देकर बंगाल की सत्ता कौन ले लिया? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, निजामुद्दौला जब मर जाता है तो 1766 में सैफुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, और तो कहते हैं उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी पेंशन वगैरह घटा दी, ताकत भी छीन लिया और अंग्रेजी सत्ता उड़ीसा और बिहार बंगाल सबकी सब जिम्मेदारी किसने ले ली? अंग्रेजों ने। ठीक है, और उसके बाद जो अंतिम शासक बने उनका नाम था मुबारक उद्दौला, जो 1770 से लेकर 75 तक थे। ठीक है, इनके बारे में एक बात याद रखिएगा, जो अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1773 में क्या एक जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके एक जज थे, उनका एलिजा इम्पे नाम था। ठीक है, एलिजा इम्पे जो थे मुबारक उद्दौला को फैंटम बुलाते थे, फैंटम यानी बैताल बुलाते थे। ठीक है, तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि बंगाल के किस नवाब को फैंटम क्यों कहते थे, लेकिन उपाधि नहीं है, कॉमेंट की तरह है। ठीक है, तो चलिए अब समय के बंगाल का अंतिम नवाब कौन था याद भी रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, जो आज का आखिरी प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब को का नाम उसके दरबारियों ने कर्नल क्लाइव का गधा रखा था? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला। दोस्तों आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ कि किस नवाब के समय अंग्रेजों ने संपूर्ण रूप से उनके राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप किया था। वो नवाब कौन था? ठीक है, आपको पता है, वो नवाब का नाम था जिसको मीर जाफर। मीर जाफर वास्तव में सारा काम या तो पूछ के करता था या उससे करवाया जाता था। उस समय वो रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर थे, उन्हीं से वो पूछ के करता था। इसलिए उनके दरबारियों ने मीर जाफर को क्या कहा था कि यह कर्नल क्लाइव का गधा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने सबके सब रख दिए गए हैं। अब इसको जितनी भी बातें मैंने बोला है उसे नोट डाउन कर लिया, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और सारी बातों को आपने नोट किया होगा। ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।